अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई कि J-35 एयरक्राफ्ट जो कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक फ्रंट लाइन एसेट बनने वाला है, फ्रंट लाइन प्लेटफॉर्म बनने वाला है। तो इसी एयरक्राफ्ट की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर एक डिस्कशन होनी चाहिए, यानी कि J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो किस तरह की AI इंटीग्रेशन को पोजेस करता है और कैसे इन्हीं फीचर्स की वजह से ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है 4th जनरेशन के या फिर 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो आज हम इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेक श्योर करना है कि आप इसको एंड तक देखें और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर AI जो है ये आजकल एक काफ़ी बड़ा बज़वर्ड है, काफ़ी ज़्यादा फैंसी वर्ड है। नॉर्मली तो आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग इसको जो है अपनी डेली रूटीन के अंदर यूटिलाइज करते हैं, इसके थ्रू अपने जो टास्क हैं उनको कंप्लीट करते हैं। किसी भी आम आदमी की या फिर जो नॉर्मल कंज्यूमर होता है उसकी AI से रिलेटेड जो बेसिक परसेप्शन है इस टाइम के ऊपर वो ये है कि इससे हम कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी इसको कहेंगे तो ये आंसर देगा। उनके लिए वो इसको बेसिकली एक मैजिक टूल समझते हैं, यानी कि जो भी आप AI को बताते हो, जिस तरह से बताते हो वो उसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देता है, जो कि इससे पहले जब गूगल पर चीज़ें सर्च की जाती थी तो ऐसा नहीं होता था। तो इसी डिस्टिंक्शन की वजह से AI जो है वो लोगों के लिए एक मैजिक टूल बन गया है। लेकिन बैक एंड पे क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक उनमें से इंफॉर्मेशन है और दूसरी यहाँ पर कंप्यूटिंग पावर है, जिसका यूज करते हुए कोई भी जो AI मॉडल है वो उसको दी गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आउटपुट के तौर पर देता है। जहां पर बात आ जाती है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की, तो ये जो AI के टास्क हैं ये पहले से ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो बेसिक कैपेबिलिटीज हैं उनके अंदर शामिल होते हैं और इसको आप यहाँ पर सेंसर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर नॉर्मल 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़े नंबर में एडवांस सेंसर्स होते हैं। उन सेंसर से डेटा कलेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक गैलियम नाइट्रेट बेस्ड AESA रडार है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम है जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है यानी कि EOTS है। तो ये ऐसे सेंसर्स हैं जो कि एयरक्राफ्ट के 360 डिग्री एनवायरनमेंट के अंदर एक बहुत बड़े नंबर में जो सारा डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं। रडार जो है वो मेनली एरियल टारगेट्स के ऊपर फोकस करता है, उनसे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है वो मेनली एयर टू ग्राउंड टारगेट्स के ऊपर फोकस करता है एंड जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम है वो बेसिकली 360 डिग्री एयरक्राफ्ट को थ्रेट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है या फिर थ्रेट आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। इसी डैश के अंदर यहाँ पर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स भी होते हैं, उसके बाद रेडार वार्निंग रिसीवर्स भी होते हैं और बाकी यहाँ पर जो इंफ्रारेड मिसाइल्स हैं उनको भी डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो एक नॉर्मल 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में डेटा जो है वो एक बहुत बड़े नंबर में कलेक्ट होता है, लॉन्ग रेंज तक कलेक्ट होता है। और दूसरा यहाँ पर एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर जो ये सारा डेटा है डिफरेंट सेंसर्स का उसको एक नोड के अंदर फ्यूज किया जाता है और एक ही पिक्चर में वो डेटा जो है वो पायलट को शेयर किया जाता है। उसका जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है कुछ डेटा उसके ऊपर शोकेस किया जाता है और जो सामने कॉकपिट में एक लार्ज स्केल की सिंगल MFD पैनल लगा होता है कुछ डेटा उसके ऊपर शोकेस किया जाता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो सारा डेटा है वो फ्यूज्ड होता है एक पिक्चर में, पायलट को प्रोवाइड किया जाता है एंड देन पायलट को फिर उसको एनालाइज करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के अंदर क्या होता है कि ये जो डेटा है सारा डिफरेंट सेंसर्स का वो अलग अलग डिस्प्ले होता है एंड देन पायलट को फिर यहाँ पर हर सेंसर का जो डेटा है उसको अलग से एनालाइज करना पड़ता है। इसमें आपकी ऑब्वियसली जो मेंटल फटीग है वो बढ़ जाती है बिकॉज ह्यूमन ब्रेन है उसकी एक लिमिटेशन है। एट अ टाइम वहां पर पायलट जो है जो कॉम्प्लेक्स वेपन्स डेटा है और सेंसर डेटा है उसको कंबाइन करके फ्यूज करके खुद से डिसीजन नहीं ले पाता, जिससे जो आपकी एक्चुअल कॉम्बैट परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इफेक्ट होती है। इसी वजह से यहाँ पर जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उनके अंदर जो सेंसर फ्यूजन है उसको काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। एंड देन जिस तरह से मैंने आपको AI की एग्जांपल दी कि जब इतने बड़ी अमाउंट में आपके पास डेटा होता है तो आपको एक सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है उसको फ्यूज करने के लिए। यही पॉइंट है यहाँ पर कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर उनके जो ऑनबोर्ड प्रोसेसर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटेशनल पावर जो है उन एयरक्राफ्ट की वो 4th या फिर 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनसे बहुत ज्यादा बेटर होती है। यहाँ पर पावरफुल प्रोसेसर्स का यूज किया जाता है और साथ ही साथ जो एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि डिफरेंट सेंसर्स का डेटा है उसको एनालाइज करते हैं, उनकी भी जो पावर है वो काफी ज्यादा एनहेंस्ड होती है। इवन यहाँ पर J-35 एयरक्राफ्ट के अंदर इन्हीं एनहेंस्ड कैपेबिलिटीज की वजह से जो इसकी LPI डेटा लिंक है वो एक कमांड नोड का भी काम कर सकती है, जहां पर J-35 एयरक्राफ्ट का रडार यूज करते हुए, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जो है वो फ्रंट लाइन पे आगे जाकर ऑपरेट करेगा, तो इसके रडार का जो सारा डेटा है उसको डेटा लिंक के थ्रू जो बाकी पुराने 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं उनको ट्रांसफर
किया जा सकता है एंड देन उसे ये वेपन्स लॉक के तौर पर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो एवेक्स एयरक्राफ्ट हैं उनके थ्रू तो कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट हो ही सकती है, साथ ही साथ जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जो कि आपके जमीन के ऊपर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके मिसाइल्स को भी गाइड करने की कैपेबिलिटी जो है वो J-35 एयरक्राफ्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है। कंडीशन क्या है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो कॉमन डेटा लिंक के ऊपर होने चाहिए और कॉमन ओरिजिन के होने चाहिए, यानी कि चाइनीज ओरिजिन के होने चाहिए। तो ये जो कुछ कैपेबिलिटीज हैं जिनमें एक डेटा गैदर करने की कैपेबिलिटी अपने मल्टीपल सेंसर्स के थ्रू, उसके बाद डेटा फ्यूज करने की कैपेबिलिटी अपने ऑनबोर्ड प्रोसेसर्स की जो कंप्यूटेशनल पावर है उसके थ्रू, एंड देन उसी फ्यूज्ड इंफॉर्मेशन को दूसरे प्लेटफॉर्म्स तक नेटवर्क करने की जो कैपेबिलिटी है, इसे यहाँ पर नॉर्मली जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसके अंदर AI कैपेबिलिटीज के तौर पर मेंशन किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये एयरक्राफ्ट की अपनी रॉ कैपेबिलिटीज हैं जो कि उसके जो ऑनबोर्ड सिस्टम्स हैं वो उसके थ्रू अचीव करता है, जिसको बज़वर्ड का नाम दिया जाता है कि ये AI इंटीग्रेशन है। जो इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैच तो जरूर करते हैं, लेकिन ये इन J-35 एयरक्राफ्ट जैसे जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं इनके बिल्ट इन फीचर्स हैं। कुछ यहाँ पर जो इंटरनल आइडेंटिफिकेशन एल्गोरिदम्स हैं वहां पर AI का यूज जरूर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं ये AI जैसी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको खुद अपनी जो सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटीज हैं उनके थ्रू अचीव करते हैं। तो कोई भी एक जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो एक चलता फिरता AI इंटीग्रेटेड एयरक्राफ्ट ही होता है, बिकॉज ये इसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से AI करता है, या फिर AI उस तरह से काम करते हैं जिस तरह से एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट करता है। पहली स्टेज में यहाँ पर एक लार्ज स्केल के ऊपर डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वहाँ पर डेटा फ्यूज किया जाता है, एंड देन जो थर्ड स्टेज है जो कि डिसीजन मेकिंग की स्टेज है या फिर आउटपुट स्टेज है वहाँ पर उसी फ्यूज डेटा का यूज करते हुए जो डिसीजन है वो लिया जाता है। बाकी यहाँ पर टाइम टू टाइम इन्हीं कैपेबिलिटीज को और ज्यादा एनहांस किया जा रहा है और ज्यादा जो इंफॉर्मेशन बेस्ड सेंसर्स हैं उनको इन एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो फ्यूचर में इन एयरक्राफ्ट की यही जो सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटी है, या फिर इसको आप इस टाइम के ऊपर फॉर द सेक ऑफ टाइम AI कैपेबिलिटीज भी कह सकते हैं, ये और ज्यादा बेटर होंगी। इसी वजह से मॉडर्न कॉम्बैट में आने वाला जो टाइम है वो इन्हीं नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट का है, और जो कंट्री इन नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर नहीं करती, इनके ऊपर काम नहीं करती, वो डेफिनेटली पीछे रहने वाले हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली आप उसको कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।